बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसमें आज हम लोग देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 जो कि टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पिछले दिन हम लोग क्या देख चुके थे? सेट्स का हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे, टाइप्स ऑफ सेट्स इंट्रोडक्शन देख चुके थे और देख चुके थे उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सेट्स का, चाहे वो टेबलर फॉर्म में हो या रोस्टर फॉर्म में हो या सेट बिल्डर फॉर्म में हो, ठीक है। और हम लोग क्या क्या देखे थे वहाँ पे सेट के फॉर्म में, सेट में क्या क्या देखे थे वहाँ पे हम लोग ये देखे थे, इंटरवल फॉर्म भी देखे थे कि कैसे इंटरवल फॉर्म में इंटरवल कंसेप्ट भी देखे थे हम लोग, कैसे कि इंटरवल का क्या कंसेप्ट होता है। और क्या देखे थे हम लोग, कुछ सवाल देखे थे जो कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किसमें, उसमें जिसमें रोस्टर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स को देखेंगे, आखिरकार ये सेट कितने तरीके के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। पिछले क्लास में तो हम लोग खाली इंट्रोडक्शन पर देख लिए थे कि कितने इंट्रोडक्शन देख रहे हैं सेट्स का। आज हम लोग देखेंगे क्या कि सेट्स का क्लासिफिकेशन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि कितने तरीके के सेट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या कि टाइप्स ऑफ सेट्स देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या देखते हैं, सिंगलटन सेट के बारे में देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट कहने का मतलब क्या होगा कि वैसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा, बड़ा आसान चीज़ यहाँ पे, वैसा एलिमेंट जिसमें वैसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा। ये क्या कहता है यहाँ पे, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक वैसा सेट जिसमें सिंगल मात्र एक और खाली एक ही एलिमेंट होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट बोलते हैं वहाँ पे। अब जैसे देखो इसका एग्जाम्पल क्या है सिंगलटन सेट का। अब जैसे देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अब जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स होता है हमको अच्छे से पता है कि एक ही इवन प्राइम नंबर वो केवल दो ही है, ठीक है ना, खाली एक दो ही है बस, ठीक है ना, ओनली वन एलिमेंट है यहाँ पे, खाली दो ही है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई तुमसे बोलता है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 2, अगर कोई तुमसे बोलता है कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 2, अब सोच के बताओ जरा सर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 2 क्या होगा, मात्र एक ही है ना, इसलिए एक होगा। या ऐसे भी कभी सोच सकते हो ना कि जैसे 7 वंडर्स, मतलब सेट ऑफ 7 वंडर्स इन इंडिया। अरे बाबा 7 वंडर्स का जो सेट है ना, तो इंडिया में कितने हैं, खाली एक ही है ना, ताजमहल, ठीक है ना, एक ही खाली यूनिक है। तो ताजमहल यानी सेट ऑफ अगर मोनूमेंट्स की बात करें 7 वंडर्स की, तो एक ही होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सिंगल सेट में आते हैं, वो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझ सकते हैं हम लोग। हाँ, एक वैसा सेट जिसमें खाली एक सिंगल एलिमेंट वहाँ पे हो, वहाँ पे उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या फाइनाइट सेट के बारे में देखते हैं। दूसरा बार देखते हैं फाइनाइट सेट। अब दूसरा सेट क्या नाम है, फाइनाइट सेट है यहाँ पे। जैसे कि नाम से क्लियर है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें इसका क्या डेफिनेशन होता है यहाँ पे कि अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसको गिना जा सकता है, उसको हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे मैं इसको क्या है यहाँ पे, जैसे मैं देखो एक सेट ए ले रखा है यहाँ पे 1 2 3 4, सेट बी ले रखा है यहाँ पे AEIOU यहाँ पे ले रखा है यहाँ पे। तब सोचो यहाँ पे कि क्या काउंटेबल है ना, अगर मतलब कि किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे काउंट तो किया जा सकता है 1 2 3 4, तो काउंट किया यहाँ पे, ठीक है। उसी से AEIOU तो कितने नंबर एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5। तो कैसे पता चला, हाँ जी फाइनाइट सेट है, वैसा करके। या ऐसे भी देखो ना, तुम्हारे घर में जितने सारे मतलब तुम्हारे किचन के बर्तन फाइनाइट होंगे, ठीक है ना, फाइनाइट ही होंगे ना, निश्चित तौर पे फाइनाइट ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत सारे होंगे, निश्चित तौर पे फाइनाइट ही होंगे। अच्छा, तुम्हारे घर में जितने सारे बुक्स वगैरह होंगे वो भी तो फाइनाइट होंगे, पेन्स होंगे फाइनाइट होंगे, पेंसिल्स होंगे फाइनाइट होंगे। तो आ रहा समझ में ना कैसे फाइनाइट सेट्स के बारे में बात कर सकते हैं वहाँ पे ऐसा करके। और इनफाइनाइट सेट के बारे में भी देखते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होता है वहाँ पे। तो फाइनाइट सेट्स काफ़ी सिंपल वन था, इसको हम लोग देख चुके हैं वहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सेट्स के बारे में, देखते हैं यहाँ पे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। और लिख बोलते हैं यहाँ पे क्या, सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट इफ इट हैज़ नो फाइनाइट एलिमेंट्स। अगर इसके पास देखते हैं वैसा सेट को इनफाइनाइट सेट बोला जाता है जिसके पास कोई फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होता, हाँ जी, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक ना, जो काउंटेबल नहीं है, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, उसको इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं, सिंपल। तो इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, जैसे में देखो 1 2 3 4 डॉलर और पता नहीं कहाँ तक ये बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट, मेरे को नहीं पता कहाँ तक बढ़ता चला जाएगा, तो इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अब थोड़ा मैथमेटिक्स में पूरी तरह से हम जो मैथ्स में पूरी तरह से जो मैथमेटिकल जर्नी होगा हम लोगों का ना, तो मैथमेटिकल हम लोगों का क्या जर्नी होगा, पूरे होल मैथमेटिक्स में जितने भी सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, तो कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, ठीक ना। तो इनफाइनाइट सेट्स को हम लोग ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे में देखो यहाँ पे n है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बोल सकते हैं हम लोग, ठीक ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल Z है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जितने भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होंगे उसको हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z प्लस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो Z प्लस यानी सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स नहीं बल्कि पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स,
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जेड प्लस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। यानी नंबर लाइन के उधर जितने भी नंबर लाइन के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का लाएंगे, ठीक है। क्यू यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यू प्लस यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे ना, उसको हम लोग क्यू प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्यू माइनस हम लोग बात करते हैं, क्यू माइनस यानी सेट ऑफ जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे क्यू माइनस रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे। ये थ्रू मैथमेटिक्स यूज़ होगा, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे ये सब ऐसे यूज़ होते रहेगा, ठीक है ना। इसको क्या स्मॉल, क्योंकि इसको सिम्बॉलिक वे में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट है तो इसको ऐसे सिम्बॉल में ऐसे करके बस काम निकाल लेते हैं हम लोग ऐसे करके। कुछ और भी सेट है, इसको देखते हैं हम यहाँ पे, क्यू तक हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आर को हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम लोग ऐसे देख सकते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे आर प्लस दे देगा तो क्या होगा ऐसा पे, सेट ऑफ ऑल, इसको पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आगे बताएंगे 11th में ही है, सी, इसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। इन कुछ इनफाइनाइट सेट है, इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट है जो कि बराबर यूज़ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ इनफाइनाइट सेट हैं जो कि यूज़ में आएंगे ही आएंगे वहाँ पे। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे क्या क्या अब तक कितने तरीके हम लोग सेट देख चुके हैं यहाँ पे। तो सिंगलटन सेट देख चुके हैं हम लोग, फाइनाइट सेट देख चुके हैं हम लोग, इनफाइनाइट सेट देख चुके हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट हैं जो कि थ्रू आउट बुक में यूज़ होगा, जब तक मैथ्स सीखोगे तब तक ये सब यूज़ होगा, ठीक है ना। जैसे एन, कैपिटल एन जहाँ लिखा रहेगा पूरे थ्रू आउट बुक में समझ लेगा, अच्छा हाँ कैपिटल एन लिखा हुआ है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। कैपिटल जेड होगा उसका समझ लेना सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। उससे जेड प्लस होगा, वहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। अगर क्यू होगा कैपिटल क्यू, वो समझ लेगा अच्छा रेशनल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक ना। वो ये नहीं लिखेगा कि हाँ 1 2 3 4 5 ऐसे, वो कैपिटल एन लिख के इससे निकल जाएगा वैसे करके, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया हाँ सेट ऑफ इनफाइनाइट, मतलब कि इसको इनफाइनाइट सेट के जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट थे उसको बस यहाँ पे वैसा करके दिखा दिया गया, ठीक है। हमेशा इसको याद रखना, सब सिम्बॉल्स आएंगे तो समझ जाना कि हाँ जी ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट देख लिए हम लोग यहाँ पे। अब क्या है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग देखते हैं वायर सेट क्या होता है। वायर सेट, अब हम लोग देखते हैं वायर सेट के बारे में। अब नेक्स्ट है, पता नहीं कौन सा नंबर है। अब वायर सेट बोलो या नल सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो, ये सारे के सारे सेम ही चीज़ होते हैं। ये सारे के सारे एक ही होते हैं। एम्प्टी बोलो, वायर बोलो, नल बोलो, कुछ भी बोलो, वहाँ पे सेम चीज़ है यहाँ पे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और नहीं तो ऐसे बस खाली ब्रैकेट से। इसको लिख दो डिनोटेड बाय, ऐसा इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, नल सेट को। डेफिनेशन इसका ऐसा होगा, a set having no any element in it is called null set। एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए इसका, a बराबर x belongs to any such that, अगर 3 और 4 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर बता दो मेरे को, ठीक है ना। वैसा कोई है ही नहीं मार्केट में, तो होगा कहाँ से। तो यानी ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 3 और 4 के बीच में आता होगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन who will not die। क्या वैसा इंसानों का हो सकता है क्या धरती पे, वैसा कि जो कभी मरेंगे ही नहीं वैसा करके। तो क्या ऐसा इंसानों का क्या सेट बन सकता है क्या, कतई नहीं बन सकता है। जो जिंदा जो पैदा लिया है वह जरूर से मरेगा, ठीक है ना। तो वैसा बेतु का बात, फालतू का बात, तो यहाँ से यानी कहने का मतलब कि वैसा तो सेट कभी बन ही नहीं पाएगा। तो वैसा सेट को हम लोग क्या बोल देंगे, फाई।
यानी वैसा सेट को बोल देंगे फाई, इसको बोल देंगे सिंपली वैसा सेट क्या बोल देंगे, फाई है जी, ये नल सेट है जी, ठीक है ना, बोल देंगे फाई है, इसको बोलते हैं हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक है ना। नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे करके, फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा से ध्यान रखना, वहाँ पे फाई सेट नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, कर्ली ब्रैकेट को जिसमें कुछ नहीं रखेंगे वैसे करके। और ये मेरा हो गया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक अच्छा सवाल है यहाँ पे, ये बताओ तो कौन सेट है ये बताओ, वाइड है या कुछ और है? सोचो थोड़ा देर सोचो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बताओ ज़रा, इसको वाइड सेट बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, बताओ इसको, थोड़ा सा सोचो। देखो ये दरअसल ये वाइड सेट नहीं है, ठीक ना, ये वाइड सेट नहीं है, ये मेरा सिंगल्टन सेट में आ जाएगा। आया बात समझ में? तो इसको ध्यान रखना, ये मेरा सिंगल्टन सेट में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको, ये वाइड सेट नहीं है, सिंगल्टन सेट है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसको वाइड सेट नहीं बल्कि सिंगल्टन सेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक ना। ऑर्डर ऑफ सेट देखते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है वहाँ पे। चलो अब देखा जाए ऑर्डर ऑफ सेट के बारे में। कुछ नहीं है, ऑर्डर सेट जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही उसके ऑर्डर कहला जाएंगे, ठीक है। या उसको कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है या ऑर्डर ऑफ सेट भी बोला जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ सेट it is total number of element in a set, it is total number of element in a set, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जितना टोटल नंबर होगा ना उसको गिन देना वैसे करके, 1 2 3 4 5 वैसे बोल के, वही इसका क्या उसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट बोला जाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, डिनोटेड बाय ऐसे, अगर कोई एक सेट ए दे रखा हो तो ऑर्डर ऑफ सेट ये, और इसको एन ए, ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। कार्डिनल नंबर बोलो या ऑर्डर ऑफ सेट बोलो, दोनों सेम ही चीज़ है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर ए इक्वल 1 2 और 3 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। सिंपल है, ये सब गूगली नर्सरी टाइप का चीज़ है। देखो यहाँ पे अब ए इक्वल 1 2 3 दे रखा है यहाँ पे, तो इसे कार्डिनल नंबर निकालना है या ऑर्डर ऑफ सेट निकालना है, तो क्या लिखेंगे सिंपली यहाँ पे एन ऑफ ए इक्वल 3, ठीक है। अगर कोई सेट दे रखा होगा यहाँ पे बी ए ई आई ओ यू, अब इसको कैसे कार्डिनल नंबर कैसे निकालोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कार्डिनल नंबर एन ऑफ बी इक्वल 5, ठीक है। तो यही मेरा कार्डिनल नंबर हो जाएगा वहाँ पे। आगे समझ में? अगर मान लो कोई एक सेट दे रखा है 0, इसका कार्डिनल नंबर तो एन ऑफ ए बराबर 1, क्योंकि एक एलिमेंट 0 है ना, इसलिए मेरा 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऐसा निकल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का कार्डिनल नंबर निकल के आ गया, ये ऑर्डर ऑफ सेट निकल के आ गया वैसा करके। अब हम लोग देखते हैं अब क्या बताना है, अब बताना है हम लोग को, अब देखना है हम लोग को इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में जानना है हम लोग को कि व्हाट ऑल अबाउट इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट किसको बोलते हैं भाई, इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए यहाँ पे कि क्या है मांजरा। अब देखो इक्वल सेट्स के बारे में देखो हम यहाँ पे, इक्वल सेट्स, टू sets A and B are said to be equal if each element of A is belong to
2 sets A and B are said to be equal if each element of A is belong to set B। यानी कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अगर यानी 2 sets A and B are said to be equal if each element of A is belong to set B। यानी कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट जो होगा ना वो सेट B का होना चाहिए एलिमेंट। यानी कहने का मतलब 2 sets A and B are said to be equal if each element of A is belong to set B। या ऐसा बोल सकते हैं और each element of A is also element of B। मतलब कि जो एक एलिमेंट होगा ना वो B का ही एलिमेंट होगा। इसको एग्जांपल अच्छा से समझ सकते हैं यहाँ पे। ऐसे मान लो A बराबर ABC दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा सेट है जो B इक्वल्स CBA है वैसे बोल के। तो देखो यहाँ पे दोनों का दोनों सेम ही है। यहाँ पे देखो ABC यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो CBA देखो ये भी लिखा हुआ है, दोनों सेम लिखा हुआ है। यानी मतलब हु बहू होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए। मतलब कि आ रहा है समझ में ना, एकदम सेम होने चाहिए, इक्वल सेट्स होंगे। मान लो कि A बराबर ऐसा है, अगर मान लो कि 4 5 6 है, ठीक है, और B बराबर अगर ABC है, तो इस कंडीशन में यहाँ तो A बराबर B होगा, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे A बराबर B नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे A बराबर B? यानी A इक्वल्स B क्यों नहीं होगा? ये सेट आपस में इक्वल क्यों नहीं होंगे? क्या बोले हम लोग डेफिनेशन में? तो ये बोलता है ना कि हर एक जो A का एलिमेंट होगा ना वो B का भी एलिमेंट होना चाहिए। देखो तो यहाँ 4 5 6 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ बिल्कुल ABC दे रखा है वहाँ पे, तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि इक्वल सेट्स होने के लिए दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, एकदम जुड़वा टाइप का, ठीक है ना, सीता गीता की तरह, जुड़वा मूवी की तरह, जो भी हो एकदम जुड़वा होना चाहिए, 2 कॉपी होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट्स किसको बोलते हैं? 2 सेट्स A and B are said to be equivalent if they have सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद रखना यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला गया है, ना कि सेम एलिमेंट्स बोला गया है, ठीक ना। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब कि आप कुछ भी रख सकते हैं, खाली इसका नंबर से लेना देना है, ठीक है ना। डैट इज़ यहाँ पे ऑर्डर मस्ट भी सेम लिखो या कार्डन नंबर मस्ट भी सेम, ठीक है, ऑर्डर मस्ट भी सेम। हाँ, जैसे मैं देखो एग्जांपल 1 2 3 लो और सेट B इक्वल ABC लो। देखो यहाँ पे A इज इक्विवेलेंट टू B, ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। देखो मेरे को यहाँ से खाली किसका, चूँकि इसका देखो कार्डिनल नंबर ये ऑर्डर ऑफ सेट बराबर 3 है, और इसका देखो ऑर्डर ऑफ सेट बराबर में 3 ही है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो जाएगा ऑर्डर मस्ट भी सेम, या कार्डिनल नंबर मस्ट भी सेम, कुछ भी बोल सकते हो, ऑर्डर मस्ट भी सेम या कार्डिनल नंबर दो भी जो भी हो सेम होना चाहिए। देख रहे हो ना यहाँ पे, तो नंबर ऑफ A यानी कार्डिनल नंबर इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, तो इस कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि A और B दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंट सेट्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे सिंगलटन सेट देख लिया, फाइनाइट सेट देख लिया, इनफाइनाइट सेट देख लिया हम लोग, इम्प्टी सेट देख लिया, नल सेट देख लिया हम लोग, यहाँ पे इम्प्टी वॉइड सेट हम लोग देख लिए। किसको बोलते हैं इम्प्टी सेट? थोड़ा सा लॉजिक भरा है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड है, उसको इंसान ने ईजाद किया है, बस एक कल्पना करके कि हाँ वैसा होगा तो वैसा होना चाहिए, इम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, इम्प्टी सेट हो गया, इक्वल सेट्स हो गया, और क्या हो गया, हाँ इक्विवेलेंट सेट हो गया, ठीक है। तो इक्वल सेट सारे के सारे हम लोग सेट देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोग कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैथमेटिकल जर्नी हम लोग का है,
मतलब कि इतना बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं तुमको सब कुछ कि तुमको किसी चीज़ की आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी के लिए इनफ है, कम से कम 11 तो आराम से पास करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, इसको वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास जब देखोगे वीडियो ना तो एक कॉपी ज़रूर से रख लेना और पेन वगैरह भी ज़रूर से रख लेना, क्योंकि तुमको पता है ना ऐसा कंडीशन आ गया है ना फिलहाल हम लोग को, मतलब कि 2020 में ऐसा महामारी वगैरह आ गया है ना कि किसी चीज़ को लाइटली मत लेना, ठीक ना। ये 2020 वैसा ही पूरी तरह से चला जाएगा। अगर कहीं भी मतलब कि गैदरिंग कहीं होने नहीं जा रहा है, या मतलब कहीं भी क्लासेस वगैरह या कोचिंग वगैरह या स्कूल वगैरह सारे के सारे डिस्टर्ब रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ 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 कहने का मतलब खाली टाइम पास करने के लिए मत देखना, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा कहने का मतलब तुम खुद फील कर जाओगे। थोड़ा दिन के में रहो, बनो थोड़ा सा मेरे साथ, इस चैनल में बनो, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब कि हमेशा से अपने पास एक कॉपी कलम से लेके नोट करो, और जो यहाँ पे हो रहा है ना इनफ है, कम से कम 11th के लिए तुम्हारा इनफ है, तुम्हारे बोर्ड के लिए इनफ है, ठीक है ना। इसके आगे जब फेज़ 2 में जाएंगे ना तो फिर वो हम मेन से एडवांस लेवल को बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे 11th के लिए इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हारे एनसीईआरटी इससे आराम से बन जाएंगे, टोटली बन जाएंगे। थोड़ा सा और किसी किताब की आवश्यकता नहीं है आपको सिवाय एनसीईआरटी बस फॉलो करो, काफ़ी है तुम्हारे लिए। और तुम्हारा कॉपी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉपी, सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट कॉपी होगा, ठीक है ना। जो तुम नोट्स बनाओगे ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय किसी बुक के, ठीक है ना। तो हमेशा से देखो काफ़ी सिस्टमेटिक में बता रहे हैं तुमको। और हाँ, एक बुक रखो, एनसीईआरटी तुम रीडिंग डालने के लिए रखो, समझने के लिए रखो, कंसेप्ट को जानने के लिए रखो, एनसीईआरटी काफ़ी इनफ है। और बाकी कॉपी में जो नोट्स है ना वही सबसे सुपीरियर चीज़ होगा तुम्हारे लिए, ठीक ना। क्योंकि कॉपी के थ्रू क्या होगा ना कि तुम्हारा पूरी तरह से जो माइंड होगा ना उससे अटैच होगा, तुम्हारा कॉपी से अटैच होगा, क्योंकि तुम कंसेप्ट होगा ना कि तुम कॉपी से सीख पाओगे, कहने का मतलब, ठीक है ना। सवाल पर अटैक कर पाओगे, अपने कॉपी के कंसेप्ट से अटैक कर पाओगे। जैसे कि हम यहाँ पे कितना काफ़ी ईजी तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले कुछ थियरीज दे रहे हैं यहाँ पे, थियरीज दे देने के बाद क्या करें, यहाँ पे कुछ हर एक जितने भी थियरीज बताए हैं उस पर हर एक कैटेगरी से सवाल करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। जो कि आराम से जो एनसीईआरटी के जितने भी सवाल है वो बन जाएंगे तुमसे। ये फिर आप बिल्कुल मत रहना बच्चों कि हाँ एक फालतू चीज़ के लिए, मतलब कि एनसीईआरटी के लेवल 1, मतलब कि जो भी ये एक्सरसाइज 1 कि किसी पर डिपेंडेंट होना, ठीक है ना। कि हाँ जी वो बताएंगे, उनका वीडियो देखेंगे, हाँ जी इसका सोल्यूशन देख लेंगे, नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। कहने का मतलब कि मैथ्स लियो ना, तो मैथ्स लिए तो कुछ ना कुछ इसका यूज़ करना ही पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये इनफ है, खुद से बना लोगे, ठीक है ना। कोई 5-6 का बच्चा भी इसे बना लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए किसी पर डिपेंडेंट मत रहना, उसका सोल्यूशन का मत फिराक में रहना कि हाँ जी अब चैप्टर 1.1 का सोल्यूशन आएगा, चैप्टर 1.2 का सोल्यूशन आएगा। पता नहीं लोग करते हैं, हमको तो पता नहीं चलता ऐसा क्यों करते हैं। मतलब ये सब चीज़ों के लिए भी, अल्फ़ाबेट्स के लिए भी कोई ABCD के लिए भी कोई अब सोल्यूशन देगा। सुनो ज़रा सा बच्चों, ये इनफ है, काफ़ी है तुम्हारे जो अभी बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल वगैरह, जैसे पिछले लेक्चर में बताए थे जो टाइप 1 में जो इंट्रोडक्शन क्लास था हम लोगों का, जिसमें सेट्स का हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह दिए थे, वहाँ पे इनफ था। बस थ्योरी वगैरह उसको अच्छा से देख लेना, और जितने भी सवाल करवाया ना वो इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। कॉपी सुपीरियर है, और कॉपी के साथ तुम्हारा एनसीईआरटी बुक होगा वो सुपीरियर होगा, ये ध्यान रखना बच्चों। और यहाँ पर भी अभी कुछ सवाल करवाना जा रहे हैं, वो तुम्हारा कॉपी इनफ होगा और तुम्हारा एनसीईआरटी को समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो प्लीज़ 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 बात पे फोकस होना, ठीक है ना। जो बता रहे बस उतना ही करना वहाँ पे। अब देखो बच्चों, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स का देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स इससे से पूछा जाता है तुम्हारे एग्ज़ाम में, ठीक है। खासकर 11th में तुम्हारे पूछा जाता है, और ये सब आगे ऐड हो जाएगा फेज़ 2 में, जो कंपटीशन लेवल होंगे सब ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है ना। यानी लाइकली मत लेना, ये सब कंसेप्ट आगे तक जाएंगे, पूरे कंपटीशन लेवल तक सब सारे के सारे सेम है। बस थोड़ा सा आपको मिनिमाइज़ करके बताया जा रहा है, क्योंकि जानबूझ के फालतू की चीज़ बताने से क्या फ़ायदा। अभी फ़िलहाल अभी बस कूल चिल आउट हो गया, आराम से 11th का करो ना ये आराम से। फिर जैसे जैसे मेरे वीडियोज़ काफ़ी कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सुलझे हुए होंगे, बड़ा अरेंज हुए होंगे, काफ़ी साइंटिफिक तरीके से होंगे। जैसे हम कैसे थ्योरी बता दिए, फिर उस पर आप एग्जांपल्स बता देंगे, आप वो एग्जांपल को प्रैक्टिस करना अपनी कॉपी में, और एनसीईआरटी को बस बना लेना, दैट्स इनफ। काफ़ी कीप रिपीटिशंस, और क्या। जैसे में देखते हैं कैसे कैटेगराइज वाइज से हम लोग ऐसे करके कैटेगरी वाइज अच्छा से हम लोग मतलब कि सवालों को किए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आते हैं। सबसे पहले सवाल का कैटेगरी हम लोग का फाइनाइट सेट से है, ठीक है। कि फाइनाइट सेट वाले को जल्दी से कर लेते हैं कि कैसा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट से सवाल पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। क्या फाइनाइट सेट है, क्या इनफाइनाइट सेट है, उस पे से एक काफ़ी सिस्टमेटिक में बताया जा रहा है बच्चों आपको, ठीक है।
बस कॉपी मेंटेन करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लाइटली मत लेना चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, मतलब जो भी बोलो, टाइप 1 या कुछ भी बोलो। अब प्रॉब्लम और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे ऐसे करके। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसा है, चेक सेट्स वेदर फाइनाइट और नॉट, ये फाइनाइट है कि नहीं है। अब जिसमें सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इन ए प्लेन, अब जिसमें देखो सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन, अरे भाई कंसेंट्रिक सर्कल यानी एक सर्कल, मतलब एक ही उसका सेंटर होगा कंसेंट्रिक सर्कल, तो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं ना। कंसेंट्रिक सर्कल है तो कहने वाला इनफाइनाइट सेट उसको बोल सकते हैं, कंसेंट्रिक सेट यानी इनफाइनाइट सेट है। हाँ जी, कंसेंट्रिक सर्कल है तो यानी कहने वाला ये इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा, मतलब कि बहुत सारे सर्कल खींच सकते हैं। कहने का मतलब कि एक ही इसका सेंटर रहेगा और बहुत सारे इसके इर्द गिर्द आप बहुत सारे सर्कल्स को जस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला सवाल का ये जवाब है, जैसे ओरल वे में क्या बना तो रहे फिर भी ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं वहाँ पे, जिसका एक सेंटर होगा और एक ही सेंटर को होगा, बहुत सारे उसके सर्किल होंगे, सबके कॉमन सेंटर होंगे, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है भाई, ये तो ओरल में ही हो जाएगा। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, पता ही है, सबको पता चला कि फाइनाइट ही है यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको क्या पढ़ोगे, ऐसा पढ़ो, इसको क्या लिख पढ़ोगे यहाँ पे कि अगर x बिलोंग्स टू n और इस सच डैट, अगर x ग्रेटर देन 5 होगा तो बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अरे बाबा x वैसा चीज़ है नेचुरल, जब 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा करने मतलब ये चलता चला जाएगा रेलगाड़ी की तरह, यानी क्या होगा ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से तो बड़ा पता नहीं, बहुत सारे नंबर होते चले जाएंगे, यानी इसको बोलेंगे इन फाइनाइट सेट। अच्छा, और ये देखो, ये अच्छा सवाल है, x बिलोंग टू रियल नंबर 0 से 1, ये कैसा सेट है बताओ जरा सा, फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है, ये बताओ। फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट है यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 इनफाइनाइट या फाइनाइट बताओ। इसको देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करके समझ सकते हैं, 0 और 1 है यहाँ पे, तो 0 और 1 के बीच में ये क्या होंगे ना, ये इनफाइनाइट होंगे, ये इनफाइनाइट सेट के अंदर का कैसे आएगा जी। देखो 0 से अंदर क्या होगा, 0 से 1 के अंदर इसका हाफ होगा, हाफ, कोई बोलेगा नहीं इसका भी हाफ, इसके बीच भी एक नंबर होगा 1/4, फिर बोलेगा इसका भी, इसके बीच में भी एक नंबर होगा, उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, उसका हाफ कहते कहते फिर कोई एक नंबर आएगा ना आखिर का, उसका भी हाफ कर देगा कोई, बोलेगा वो उसके बीच में तो और नंबर तो आएगा, फिर उसका भी हाफ कर देगा, उसका भी हाफ, यानी हाफ ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे करने का मतलब ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही हो गया कि ये इनफाइनाइट सेट आता है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट आता है। हाँ, एक और अच्छा सवाल है यहाँ पे। अच्छा देखो, एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो बच्चों 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। देखो तो यहाँ पे देखो 1 2 3 डॉट कहाँ तक, 100 तक। देखो रेलगाड़ी बंद, डब्बा बंद हो गया, कहने का मतलब यहाँ से तो चला, यहाँ पे देखो क्लोज हो गया, 1 से चला 100 पे जाके बंद हो गया, बंद यानी बंद, लॉक हो गया। कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे जाकर लॉक हो गया, तो यानी गिन सकते हैं ना इसको 1 से लेकर 100 तक, यानी ये आएगा फाइनाइट सेट में आएगा, ठीक है, ये फाइनाइट सेट आ जाएगा। फिर देखो एक और क्वेश्चन अच्छा वाला है यहाँ पे कि सेट ऑफ लाइंस विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे बाबा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है कि बताइए जो लाइन होगा वो फाइनाइट सेट होगा इनफाइनाइट सेट होगा। अरे बाबा आसान तो है, देखो जितना पैरेलल जितना खींचते जाओ ना, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना।
यानी कहने का मतलब ये भी मेरा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। और देखो और भी क्या है, क्या सब जगह, हाँ अब देखो और देखो यहाँ पे कि अब कोई एक सेट है यहाँ पे ए इक्वल्स एक्स इज सच डैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे बाबा तो एक्स का मल्टीपल ऑफ 10 का कितना है, ए इक्वल्स बढ़ता जाएगा ना, 10 है 20 है 30 है, अब पता नहीं मल्टीपल कहाँ तक बढ़ता जाएगा, मेरे को क्या पता। यानी कहने का मतलब इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है ना, ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया, ये तो हो गया। और भी है क्या, ठीक है। तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट का बच्चों यही कंसेप्ट था, इनफ है तुम्हारे 1.2 के लिए, जो NCERT 1.2 है ना, उस इनफ है, इतना कर लोगे तुम्हारा सवाल बन जाएगा उस पे से, ठीक है। तो वो इनफ है, काफ़ी जूम तरीके से बता रहे हैं, काफ़ी स्लो तरीके से बता रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, कॉपी इनफ है तुम्हारा, बुक तुम्हारा इनफ है। सबसे पहले कॉपी को प्रायोरिटी देना, जो यहाँ से नोट्स बनाओगे उसको प्रायोरिटी देना, और उसके बाद जाके क्वेश्चन अटैक करना, आराम से बन जाएगा, ईजी है सब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब प्रॉब्लम्स ऑन, अब देखना, हाँ एक और सवाल है यहाँ पे कि सेट ऑफ एनिमल्स इन दिस प्लैनेट एंड सेट ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ, यानी कहने का मतलब कि जितने भी जानवर इस अर्थ पे, क्या फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, सोचो, थिंक सोचो, फाइनाइट है इनफाइनाइट है। और निश्चित तौर पे चूँकि हम इंसान क्या है ना कि कहने का मतलब ये हो कि इनफाइनाइट को तो हम लोग जस्ट अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो फिर हम लोग का बियॉन्ड हो जाएगा ना थिंकिंग से। तो निश्चित तौर पे जितने भी जानवर हैं यहाँ पे फाइनाइट ही हम लोग लेके ऐसे चले हुए हैं। ये बात अलग है कि पूरी तरह से खोज नहीं की गई सारे जानवरों की, लेकिन हाँ फाइनाइट हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन वाइट सेट। अब दूसरा देखो कैटेगरी, प्रॉब्लम्स ऑन वाइट सेट। ये जो भी बोलो नल सेट कुछ भी है तुम्हारा, एम्प्टी सेट कुछ भी बोलो, प्रॉब्लम ऑन एम्प्टी सेट, वाइट सेट, नल सेट, जो भी है ऐसा करके कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं सेट ऑफ, अब जैसे देखो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अच्छा तो बताओ ये नल सेट है या नहीं है। ये बोलेगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अच्छा ठीक है, देखते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, डर ऐसे बढ़ते चला जाएगा, हमको नहीं पता। तो ठीक है, डिविजिबल बाई 2। अब बाकी इनका क्या हो गया, 1 3 7, ये थोड़े ना डिविजिबल होंगे, तो इसलिए आपका ऐसा कोई सेट होएगा नहीं नेचुरल नंबर में कि आप नेचुरल नंबर ऐसा सेट बोल ही नहीं सकते 2 से डिविजिबल होगा। अरे वो खाली इवन वाला डिविजिबल होगा ना कि ऑड वाला डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देखें यहाँ पे कि ये मेरा नल सेट होगा। सिंपली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो और कुछ नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक्स इज अ पॉइंट, कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कैसे होंगे जी, 2 पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पे, कोई पॉइंट बताइए, कॉमन बताइए, पैरेलल लाइंस है कहाँ, कोई पॉइंट को एक सब पॉइंट इस पे चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, सब पॉइंट इस पे आ जाएगा, इस पे कॉमन कहाँ है, बीच में, तो लाइन कहाँ है, ठीक है। तो यानी ये भी नल सेट हो गया, यानी ये भी नल सेट हो गया, ठीक है। देखो अब ऐसा है कि x बिलोंग्स टू R है, इज सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर -2 है, ठीक है। और एक सवाल यहाँ है, x बिलोंग्स टू n है, इज सच दैट, अच्छा अब देखो यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू n है, 5 और 6 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है क्या 5 और 6 के बीच में, तो होगा ही नहीं,
यानी ये नल सेट होगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स -2, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस आ सकता है क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस आ सकता है क्या? यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर माइनस भी डालोगे यहाँ पे तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। यानी एक तो मेरा ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और ये मेरा निगेटिव क्वांटिटी है, तो कभी भी क्या इक्वल हो पाएगा? ये लोग कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये मेरा वायर सेट है या नल सेट है। अच्छा, अब जैसे मैं बोल सकता हैं यहाँ पे कि एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर -3 = 0। अब देखना यहाँ पे क्या कोई भी यहाँ पे ऐसे क्या लिखते हैं सोल्यूशन में, as we know that there is no any rational number whose स्क्वायर इज 3। अब कोई रेशनल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर 3 आएगा। कोई रेशनल नंबर है क्या जिसका स्क्वायर 3 आ जाएगा? ऐसा तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं वैसा रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि तो क्या हो जाएगा, यानी ये वायर सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वायर सेट हो जाएगा, यानी ये वायर सेट को बस ऐसे रिप्रेजेंट करो, यानी ये वायर सेट हो जाएगा। यानी कोई वैसा नेचुरल नंबर है ही नहीं, रेशनल नंबर है नहीं जिसका स्क्वायर 3 आ जाए। हाँ, ये रेशनल नंबर जरूर है जिसका स्क्वायर 3 आता है, √3, लेकिन मेरे को यहाँ रेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ सवाल में भी है एन एक्स इज अ रेशनल नंबर। अब देखो एक ऐसा सवाल है यहाँ पे, क्वेश्चन है एक्स इज अ नेचुरल नंबर x <8 and simultaneously x < 12। अब ऐसा कोई एक नंबर बताइए भाई, साइमल्टेनियस एक ही समय में x क्या है कि 8 से छोटा है और वो एक समय एक ऐसा समय में x से बड़ा भी है सेम समय में। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? 8 से छोटा है ले लो तो यहाँ पे 5 ले लो, तो 5 8 से छोटा है, सेम टाइम में 5 12 से बड़ा भी हो जाएगा। सोचने वाली बात है ना। तो फालतू यानी कहने का मतलब कि ये वायर सेट ही होगा, ऐसे तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है ये तो, ठीक है। इसको कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं। तो ये वायर सेट हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आपका हो गया प्रॉब्लम वायर सेट्स पे हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका वायर सेट पे ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब अगले प्रॉब्लम सेट पे चलते हैं। अब कैसा प्रॉब्लम है देखा जाए। इनफाइनाइट फाइनाइट सेट पे हो ही गया, अब हो गया। अब किस पे बचा हुआ है? अब बचा हुआ है किस पे ये, अब देखते हैं हम लोग इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स पे देखते हैं, ठीक है। वायर सेट का तो हो ही गया, अब इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स पे देखते हैं हम लोग। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स पे सवाल देखा जाए। इक्विवेलेंट सेट्स यानी प्रॉब्लम और इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में देख लिया जाए। सबसे पहले आसान सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर A = दे रखा है हम लोग का, A B C और D है यहाँ पे, ठीक है, और B = D C B A है। क्या A बराबर B नज़र आ रहा है? इक्वल है, इक्वल और नॉट, चेक वेदर इक्वल और नॉट, बस ये दिया है। स्पेलिंग पे ज़्यादा मत ध्यान देना, जो बोलेंगे वो अपना खुद से लिख लेना करेक्ट करके, ठीक है ना। खुद से लिख लेना अच्छे तरीके से, बोल दिया ना हमने कि चेक वेदर इक्वल और नॉट, ठीक है। A = इतना, तो देखो तो यहाँ पे सेम है ना, D C B A सेम, यानी A बराबर B, यानी ये मेरा इक्वल सेट्स है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर A = देखा जाए यहाँ पे 4 8 12 और क्या है यहाँ पे लिखा हुआ 13 मान लो, और B = देखो यहाँ पे 4 8 12 और 16,
देखो तो ये क्या आपस में इक्वल हैं क्या? देखो तो यहाँ पे 13 नहीं है, वहाँ पे 16 है यहाँ पे, इसलिए ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब एक ऐसा सवाल देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे कि a इक्वल 2 3 दे रखा है और b इक्वल दे रखा है यहाँ पे x इज सच डैट x इज solution of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। देखो बच्चों, तो सबसे पहले तो ये तो ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है ना, यानी रोस्टर फॉर्म या टेबलेट फॉर्म जो भी बोलो, ये तो दे रखा है। सबसे पहले इसको भी उसी फॉर्म में लिख लो ना, इसके एलिमेंट्स लिख लो ना सबसे पहले। तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो ऐसे लिखोगे ना, इसको फैक्टराइजेशन 10th में सीखोगे ना कैसे फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। तो एक्स कॉमन ले लो, तो x प्लस 3, आँख बंद करके यहाँ भी x प्लस 3 लिख लो बिना सोचे हुए, फिर इसको सेटिंग कर दो, यहाँ पे प्लस 2 से माइनस कर दो, क्या होगा 2x प्लस 6 है, यानी सही है मेरा अरेंजमेंट, यानी x प्लस 3 आया और x प्लस 2 आया इक्वल 0 हो गया। यानी एक बार ये 0 करो और x प्लस 2 एक बार इसको 0 करो, तो x इक्वल्स -3 आएगा, x इक्वल्स -2 ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब सेट b इक्वल मेरा कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, -2 और -3 आ गया। तो इसीलिए a बराबर मेरा एलिमेंट 2 और 3 दे रखा है और b बराबर -2 और -3 है, a है ना। तो इससे साफ पता चल रहा है a नॉट इक्वल्स b, यानी a b के बराबर तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि a 2 3 है जबकि -2 3 -3 है, तो यानी तो बराबर इसके होगा ही नहीं होगा कभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे ऐसा ये दे रखा था, a 2 3 दे रखा था, यहाँ पे एक b दे रखा था जो सेट बिलो फॉर्म में दे रखा था। ठीक है, तो निश्चित तौर पे अगर x इज सोल्यूशन ऑफ x, कुछ भी होगा लेकिन इसका सोल्यूशन ही होगा। तो सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हमने सॉल्व किया। ठीक है, और सॉल्व करके x का 2 वैल्यूज़ निकाल दिए, तो 2 वैल्यूज़ निकाल लिए, तो उसका ऐसा सेट का एलिमेंट्स हो गया, उसका 2 वैल्यूज़ जो निकला वही इसका सेट का एलिमेंट हो गया जो इसके रूट्स निकले। तो अब देख लेंगे b में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, -2 और -3 है, जबकि सेट a में कौन सा एलिमेंट है, 2 और 3 है यहाँ पे। तो इक्वल सेट मेरे को देखना है, तो इक्वल सेट तो नहीं है लेकिन हाँ ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। तो एक नोट लिख लेना यहाँ पे कि equal sets are equivalent sets, all equal sets are equivalent set, but converse is not true। ये याद रखना, यानी कि ऑल इक्वल सेट्स, यानी ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कहने का मतलब कि हाँ आप हर एक इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, लेकिन हर एक के इक्विवेलेंट सेट्स को आप इक्वल सेट्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे इक्वल सेट्स तो नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है। हमको इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं, जहाँ जी जिसका सेम एलिमेंट होता है उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट इसको इक्वल सेट बोलते हैं। और अगर खाली नंबर उसका कार्डिनेटी यानी कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट इक्वल होता है जिसका, उसको हम लोग बोलते हैं ये इक्विवेलेंट है। तो देखो इसका एलिमेंट तो सेम नहीं है लेकिन इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों का सेम है, यानी कहने में कार्डिनैलिटी इसका सेम है। तो इस कंडीशन में ये इक्वल सेट तो नहीं होगा बट इक्विवेलेंट सेट ये ज़रूर होगा। ठीक है, ये सब बना लेना वैसा करके। कॉपी में तो खैर कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिया है और तुम्हारे बुक्स में भी तो है ही वैसे करके, तो इसको बना लेना अच्छी तरीके से, आसान है। अब एक और आसान सवाल देख लिया जाए, वैसा यहाँ पे कि सेट ए इक्वल्स, यहाँ पे देखो कि x इज सच डैट x बिलोंग्स टू z है एंड x स्क्वायर लेस एंड इक्वल टू 8 है। ठीक है, लेस एंड इक्वल देन 8 है। ठीक है, अच्छा, और इसका जो सेट b है तो x इज सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है
एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और प्लस 3 इक्वल 0 है। ठीक है बच्चों, तो ये दो सेट हम लोग का दे रखा वहाँ पे, हमको चेक करना है, चेक वेदर इक्वल और नॉट इक्वल सेट ये है या नहीं है। सबसे पहले जल्दी से ये समझना कैसा सेट बिलो फॉर्म में दे रखा है, सापत अच्छा रहा बच्चों। देखो जैसे कि हम पिछले क्लास में सीखे थे सेट बिलो फॉर्म में कैसे लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरा क्या है, सेट बिलो फॉर्म है, तो सेट बिलो फॉर्म है यहाँ पे। तो सेट बिलो फॉर्म को सबसे पहले यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो ना, सारे एलिमेंट्स को लिख लो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल दैन 8 है यहाँ पे, तो एक्स का इंटीजर से अभी हम देखें ना इंटीजर्स का, इंटीजर देखें ना इंटीजर कौन कौन से होते हैं इंटीजर्स वैसे करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट रखो यहाँ पे, निगेटिव वाले से बढ़ना शुरू कर दो, माइनस वाले से सबसे पहले बढ़ना शुरू करो यहाँ पे। तो -3 रखो यहाँ पे, तो -3 रखते हैं यहाँ पे। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 से तो 8 बड़ा नहीं होगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा, यानी -2 से रखना शुरू कर दो। -2 जैसे रखें यहाँ पे, तो -2 टू द होल स्क्वायर यानी 4, हाँ -2 से काम बन रहा है यहाँ पे। तो एलिमेंट कौन हो गया, -2, -1, 0 और 1 और 2, इससे ज़्यादा तो रखा नहीं जा सकता यहाँ पे। ठीक है, सेट बी के लिए तो आपको सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसके जो रूट्स आएंगे इसके जो सोल्यूशन आएंगे वही मेरे इसके एलिमेंट बनेंगे सेट के बी के। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। बचपन वाले क्लास 9 में कैसे इसको सॉल्व कर देते हैं, ऐसे करके ना मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए यहाँ पे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा 3x स्क्वायर है तो -3x और -x, ठीक है। तो और प्लस 3 इक्वल 0, तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 तो -1। देखो जो भी वहाँ पे x माइनस 3 हुआ ना, बस यहाँ पे सेम लिख दो, अभी बैलेंस कर दो। यहाँ पे क्या डाले कि इधर वाला बैलेंस हो जाए। खैर वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से बताएंगे। अब देखो यहाँ पे तो x माइनस 1 होगा, x माइनस 3 होगा इक्वल 0 होगा। तो एक बार x माइनस 1 0 होगा, एक बार x माइनस 3 0 होगा, एक बार x बराबर 1 होगा, x इक्वल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे क्या क्या आएंगे सेट बी में, यानी सेट बी के एलिमेंट्स आ गए 1 और 3 आ गए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर लिख दो ना, सेट बी के एलिमेंट्स आ गए 1 और 3 आ गए। क्या सेम है, क्या नहीं है, इसलिए ए बराबर बी नहीं होगा। ना इक्विवेलेंट भी नहीं है, ना इक्वल ही है ना इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, ना इक्वल ही है ना ही इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, हाँ एक अच्छा सवाल है यहाँ पे, एक अच्छा सवाल मिल गया, एक अच्छा सवाल है। एक अच्छा सवाल है यहाँ पे। सवाल क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट के बारे में बता रहा है यहाँ पे। a इक्वल 1 2 3 दे रखा है यहाँ पे, b इक्वल दे रखा है d q p r s दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और c इक्वल दे रखा है अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और d इक्वल दे रखा है यहाँ पे a e i o u दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि अब हम लोग को ये देखना है यहाँ पे कि बताना इक्विवेलेंट सेट कौन है, सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट सेट में कौन कौन होगा, देखो A और C, A N C R इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 और B N D R इक्विवेलेंट सेट्स, जो कि कार्डिनेटिव दोनों का सेम है। देखो ऑर्डर ऑफ सेट 3 इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये भी 3 है, और ये इसका भी 5 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कार्डिनैलिटी इसका भी 5 इसका भी 5। एक सवाल ये था कि क्वेश्चन देखो, एक सवाल यहाँ पे ऐसा करके है
अगर a बराबर 1 और 2 और 3 है, ठीक है, और b इक्वल्स क्या है कि देखो x बिलोंग्स टू r इज सच दैट एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर है और प्लस 11x है और माइनस 6 इक्वल 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ये बताना है हमको कि इक्वल सेट है या नहीं है। चेक इक्वल सेट और नॉट, तो इसको हमको चेक करने का है इक्वल से। ये तो हालांकि रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म जो भी बोलो, ये तो दे रखा है वहाँ पे वैसे करके। इसका हमको निकालने का है सेट, यानी इसका जो रूट्स होगा वही तो सेट होगा। तो देखो इसका रूट्स निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों, देखना यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग सबसे पहले 1 रख के चेक करते हैं। 1 पे सेटिस्फाई करता है तो इसका रूट्स हो जाएगा। तो चलो रखा जाए एट x इक्वल्स 1। तो जैसे रखते हैं यहाँ पे तो 1 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 11 का 1 और माइनस 6 इक्वल 0 बराबर 1 और माइनस 6 1 का स्क्वायर के तो 1 और 6 हो जाएगा 6 और प्लस 11 और माइनस 6 इक्वल्स कितना हो जाएगा, देखो 11 प्लस 12 और माइनस 6 माइनस यानी 12 माइनस 12 इक्वल 0, यानी एक रूट हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। और भी होगा क्या देखते हैं चेक करके, x बराबर 2 भी हो सकता है क्या, चेक करके देखते हैं यहाँ पे। तो x बराबर 2 पे देखो यहाँ पे तो 2 का क्यूब, अब x बराबर x इक्वल 2 पे देखो यहाँ पे तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 और माइनस 6 इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 माइनस 2 दूना 4 और 4 24 और प्लस 22, ठीक है, और माइनस 6। अब देखना ज़रा सा यहाँ पे है क्या बराबर, देखो 22 8 30 24 30, हाँ हो गया, यानी बराबर होगा 30 माइनस 30 के, जो कि बराबर 0, यानी ये भी एक रूट्स हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल्स 3 पे रख के देख लो, x इक्वल 3 पे रखेंगे तो 3 पर क्यूब और माइनस 6 3 का स्क्वायर और प्लस 11 इंटू 3 और माइनस 6। तो देखो 3 3 तो 27 यानी 27 और माइनस 3 3 9 54 यानी 54 और प्लस 33 और माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो जल्दी से यहाँ पे। तो 27 और 33 कितना हो गया, 7 10 की जगह तो 1 3 5 1 6 और 54 6 60, देखो ये भी हो गया, यानी x इक्वल 1 2 3 आ गया। यानी कहने का मतलब कि सोल्यूशन ये a बराबर 1 2 और 3 आ गया और b का एलिमेंट्स मेरा आ गया 1 2 और 3 आ गया। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि a मेरा इक्वल है b के, चूँकि सेम एलिमेंट है दोनों का, इसलिए a बराबर b को होगा। तो ये सवाल है, ये भी देख लेना, एक ऐसा भी सवाल आ सकता है, ठीक है। इक्विवेलेंट सवाल, इक्विवेलेंट सेट का तो सवाल देख लिया हम लोग कैसा होता है इक्विवेलेंट सेट का सवाल यहाँ पे। अब एक और इस तरह का सवाल भी पूछता है जो कि एकदम गूगली है, इजी है। अब a बराबर x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, उल्फ, ठीक है। और दूसरा सेट b इक्वल्स है x इज सच डैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, क्या है, फॉलो, ठीक है ना। चेक इक्वलिटी ऑफ सेट्स, यानी इक्वलिटी यानी चेक इक्वल है कि नहीं, ये चेक करना है मेरे को। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सेट वैल्यू फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पे, देखो जैसे एक्सिस सच डेट आ जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे एक्सिस सच डेट आ जाएगा वहाँ पे वैसे तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट क्लिक करना चाहिए, अच्छा एक्सिस सच डेट आ गया यानी सेट वैल्यू फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में जल्दी से इसको चेंज करते हैं। तो इसका एलिमेंट यानी रोस्टर फॉर्म में क्या जानते हैं, टेबलर फॉर्म में क्या जानते हैं कि सब सारे के सारे एलिमेंट को खोल के लिखते हैं, एक्सपैंड करके लिखते हैं, एकदम कॉमा से सेपरेट कर करके। तो a इक्वल्स क्या हुआ यहाँ पे, हमको पता नहीं कि रेपिटेशन नहीं होता है सेट में, इसका डेफिनेशन भी है ना कि सेट वैसा ही बनाना होगा हमको हमेशा से जिसका रेपिटेशन ऑफ लेटर्स नहीं होना चाहिए, और कोई नहीं मायने रखता है। और तुम रैंडमली लिखो राम श्याम घनश्याम को घनश्याम राम श्याम लिखो, घनश्याम राम श्याम लिखो, राम श्याम घनश्याम, कुछ भी लिखो,
सीता गीता रीता रीता सीता गीता, कुछ भी लिखो, ऑर्डर नहीं माने रखता है। हाँ, लेकिन रेपिटेशंस माने रखता है, रेपिटेशन मत करना यहाँ पे। अगर रेपिटेशन कर दोगे तो फिर वो सेट नहीं होगा। यानी जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो WOLF, ठीक है। और B इक्वल्स, तो इसका भी एक ही बार, देखो F एक बार लिखेंगे, देखो O एक दो बार आया लेकिन एक ही बार काउंट करेंगे, देखो L दो बार आया लेकिन एक ही बार लिखना है मेरे को, अगर W तो एक ही बार आया है, देखो अरे सेम हो गया, WOLF, देखो WOLF सेम हो गया, इसलिए दोनों का सेम है, इसलिए A बराबर B है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यही रहा आज का क्लास, और कैसा लगा, और आज के वीडियो में तो यहीं तक है, और काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आपको मतलब कि जिसको बोलते हैं ना, आपको डिश गड्ढा नहीं पता चलने देंगे, कहने का मतलब कि इतना स्मूथ में सब कुछ बताएंगे, इतना ईजी में सब कुछ बताएंगे वहाँ पे। अब बड़ा इससे ईजी क्या हो सकता है कि आपको सबसे पहले मैंने थ्योरी दे दिया, उसके बाद क्या किया कि उस पर सेम पैटर्न के जो आपके सवाल पूछते हैं एनसीईआरटी में, वैसा हमने कुछ सवाल यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। अब आप किसी के भरोसे मत बैठेगा, प्लीज़ आप खुद से कॉपी कलम उठाइए और जस्ट बुक उठाइए और बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। इसका कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बहुत मन करता है आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ सकते हो, आप ही के लिए बुक है, आप ही का बुक है, आप पढ़ सकते हैं। सरकारी किताब एनसीईआरटी आप पढ़िए उसको अच्छी तरीके से, और आपको कॉपी में ये मेंटेन होना चाहिए। अगर ये मेंटेन हो जाएगा तो सवाल आपके खुद ब खुद बनने लग जाएंगे, ठीक है बच्चों। और क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम कि मेरे वीडियोज़ काफ़ी कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक ना। और कैसा लगता है आपको वीडियो, कैसा मैंने स्टाइल है पढ़ाने का, काफ़ी नेचुरल है, कुछ मैंने कुछ वो बनावटी पर नहीं है, जैसे लग रहा है कि घर में ही बता रहे हैं लोगों को, जैसे कि मैं कोचिंग्स में बताता हूँ, बस वैसे बता रहा हूँ, कुछ भी स्पेशल तैयारी नहीं है इसके लिए मैंने किया, ठीक है ना। काफ़ी नॉर्मल तरीके से, काफ़ी जो भी है एकदम कूल होके बता रहा हूँ मैं आपको। और कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं आप, अगर आप लोग कुछ भी टीचिंग को लेके कुछ और मतलब कि कहने का मतलब इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, हेल्दी बनाया जा सकता है वीडियो को, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपके सजेशन वेलकम से, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं वहाँ पे। लाइक से ज़रूर बनता है आपका, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। काफ़ी अच्छा मतलब कि जो बच्चे जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, काफ़ी उसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है सारा वीडियो, जो काफ़ी वीक है जनरली वैसे करके कि भाई तेज़ तरार बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन वैसे बच्चे जो काफ़ी जीरो से सीखना चाहते हैं, धीरे धीरे सीखना चाहते हैं, स्मूथ तरीके से सीखना चाहते हैं, वैसे सीखना चाहते हैं कि जो दूसरे को बता भी सके, वैसे बच्चे आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम इस चैनल में आके आप जुड़ सकते हैं और लोगों को बताइए, ठीक बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ एंड बी हेल्थी, ठीक, बाय।